Hey guys, welcome to my YouTube channel Grow With Me. My name is Anshul Tyagi and today we would be starting with Unit 2 Nature and Scope of Psychology Part 2 of the course named BPCC 101. So this particular unit consists of two parts which I have made, and part 1 is already posted, so do give it a view, and part 2 is what you are watching right now. So let's get started. This would be a very comprehensive and informative lesson, so stay tuned guys, do subscribe and like and share my channel too. Now the first thing that comes is the content. So in the part 1 video we completed till bullet number 3, that consists of the psychology, its relation to fields and sciences, nature and scope of psychology, and early divisions of psychology. In this particular part 2, we would be basically concerning our focus on subfields of psychology and psychology in India as a traditional and modern era, or basically dimension. So without wasting our time, let's start with the content. So this would be a very long content video, so stay tuned because it is very informative. So we will be starting with subfields of psychology. So first of all, the very first subfield that comes is biopsychology. Also, biopsychology is another course in BA Psychology Honours 2 by the code named BPCC 102. So it will help you to basically establish a base for you from here itself. So without wasting our time, let's get started. Biopsychology, it is the first subfield that we would be studying. So biopsychology deals with biological basis of behavior, intimate relationship between psychology and biological sciences. So biopsychology जो होता है वो हमारे देखिए साइकोलॉजी का जो मेन फोकस रहता है वो होता है बिहेवियर को समझना एक इंडिविजुअल के। तो बायोसाइकोलॉजी जो है हमारे बिहेवियर जो अकर हो रहा है, हम जो एक सिचुएशन के अंदर रिस्पॉन्स दे रहे हैं या फिर बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो उसके पीछे के बायोलॉजिकल बेसिस क्या है, मतलब कि व्हाट आर द बायोलॉजिकल कॉजेज, कौन सी बायोलॉजिकल वजह है जिसकी वजह से हम एक सिचुएशन के अंदर बिहेवियर शो करते हैं. ऑल्सो बायोसाइकोलॉजी स्टडीज अबाउट द इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड बायोलॉजिकल साइंसेस. सो देखिए साइकोलॉजी एंड बायोलॉजिकल साइंसेस के बहुत अच्छा एक कनेक्शन है, बिकॉज हमारे जो मेजर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स है लाइक कॉग्निशन, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज, इंटेलिजेंस एंड सो ऑन, वो सब हमारे ब्रेन से जुड़े हुए हैं. ऑल्सो ब्रेन्स आर नर्वस सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स द हार्मोनल imbalance or hormone secretion. Everything which is related to biology or biological basis helps in our behavior to be established or modified. तो बिहेवियर के पीछे बायोलॉजिकल कॉजेज का बहुत बड़ा हाथ रहता है. बिहेवियर अकर्स थ्रू बॉडीली प्रोसेसेस. हम जो बिहेवियर शो करते हैं वो हमारे बॉडीली प्रोसेसेस मीन्स हमारे जो बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं, चाहे वो एक नर्वस सिस्टम का प्रोसेस हो या आपके दूसरे ऑर्गन्स का कोई नॉर्मल फंक्शनिंग प्रोसेस हो, तो हर बॉडी के प्रोसेस का एक इन्फ्लुएंस हमारे बिहेवियर पे रहता है. ब्रेन coordinates and organizes functions of different organs which is basically complex behavior. देखिए जो ब्रेन है उसका हमारे बिहेवियर में बहुत ज़्यादा रोल रहता है. ब्रेन हमारे सारे ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करके रखता है, मतलब कि एक साथ उनको काम कराने के लिए जो उनके फंक्शंस हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है और एक साथ सारे ऑर्गन्स हमारे फंक्शंस को अपना पूरा करते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो बिहेवियर निकल के आता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग जुड़ी हुई है, तब जाके हम एक बिहेवियर को शो करते हैं. सो जेनेटिक्स भी बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है या टाइप है या सब फील्ड कह सकते हैं. सो जेनेटिक्स डील्स विद नेचर ऑफ इनहेरिटेंस
of different qualities. देखिए, जो हमें इनहेरिटेंस मतलब जो हमें बायर एंसेस्टर्स हमें मिला है, इनहेरेंट है, हमारे अंदर जीन्स के अंदर आया है, तो जीन्स का हमारे बिहेवियर के अंदर एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है. जेनेटिस्ट्स कैरीज आउट इम्पोर्टेंट रिसर्चेस. सो जो जेनेटिस्ट्स होते हैं, जो जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं या उसके ऊपर काम करते हैं, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्चेस को कंडक्ट करते हैं, सो दैट वो एक हेरिडिटी मीन्स, हेरिडिटी मतलब जो भी हम अपने एंसेस्टर से अपने साथ जीन्स के अंदर लेके आए हैं, हेरिडिटी और हमारे बिहेवियर या फिर हमारे इंटेलिजेंस लेवल के बीच में क्या रिलेशन रहता है, क्या हेरिडिटी का एक बेसिकली योगदान रहता है हमारे इंटेलिजेंस लेवल में, वो भी जेनेटिस्ट रिसर्चेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. स्टडीज़ बेसिकली बायोसाइकोलॉजी स्टडीज़ केमिकल फैक्टर्स. केमिकल फैक्टर्स मतलब कि स्पेशली हॉर्मोन्स, मीन्स हॉर्मोन्स जो होते हैं वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं बॉडी के अंदर वहाँ से निकलते हैं. तो हार्मोन विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बिहेवियर के अंदर. तो जो बायोसाइकोलॉजी है वो कुछ केमिकल फैक्टर्स भी समझने की कोशिश करता है. हार्मोन्स को हम केमिकल सब्सटेंसेस भी कहते हैं. तो ये बायोसाइकोलॉजी के हार्मोन्स का क्या रिलेशन रहता है हमारे बिहेवियर के साथ, या वो कैसे हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, वो भी बायोसाइकोलॉजी का एक स्टडी एरिया आ जाता है. बेसिकली जो हार्मोन्स होते हैं ये इट इन्फ्लुएंसेस आवर इमोशनल बिहेवियर, टेम्परामेंट एट्सेट्रा. हमारे अलग अलग टाइप के बिहेवियर्स को, खास करके इमोशनल एंड आवर टेम्परामेंट, हमारा एंगर, हमारी हैप्पीनेस, हमारा मूड, ये बहुत कुछ वो डिसाइड करने की कोशिश करता है. So this was the field of biopsychology, the first subfield of basically psychology. Now the second subfield is cognitive psychology. Cognitive psychology basically deals just a second. Cognitive psychology deals with human information processing abilities. मतलब कि कॉग्निटिव जो हम समझ रहे हैं, कॉग्निटिव से हमारी मेंटल एबिलिटीज़ के ऊपर सीधे सीधे बात जाती है. मेंटल एबिलिटीज़ कि हमारे अंदर, दिमाग के अंदर जो थिंकिंग होती है, जो डिसीजन मेकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है. तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी बेसिकली समझने की कोशिश करता है हमारे ह्यूमन, जो हम ह्यूमन हैं, हमारे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटीज़, कि कैसे हम एक सिचुएशन के अंदर, एक कंडीशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, इंफॉर्मेशन को हम स्टिमुलाई भी बोल सकते हैं इन साइकोलॉजिकल टर्म्स. तो हम बेसिकली अपने सराउंडिंग के अंदर कौन कौन से स्टिमुलाई आ रहे हैं और हम उनको कैसे प्रोसेस कर रहे हैं अपने दिमाग के अंदर और समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटीज़ को कॉग्निटिव साइकोलॉजी समझने की कोशिश करता है. कॉग्निटिव साइकोलॉजी ट्राइज टू स्टडी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निशन. कॉग्निटिव साइकोलॉजी जितना भी कॉग्निशन, जो हमारे मेंटल एबिलिटीज़ का जो जितना भी टॉपिक है, जितना भी क्राइटेरिया है, ये सब कुछ हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडी करने की कोशिश करता है. इन कॉग्निशन हमारे कुछ एग्जांपल्स भी आ सकते हैं, लाइक मेमोरी, थिंकिंग, लैंग्वेज, इंटेलिजेंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. नाउ कम्स द थर्ड ब्रांच और सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी विच इज़ कंपैरेटिव साइकोलॉजी, या फिर इसका दूसरा नाम है एनिमल साइकोलॉजी. सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन. यस, सो कंपैरेटिव साइकोलॉजी विच इज ऑल्सो नोन एज एनिमल साइकोलॉजी इज ऑल्सो अ सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. तो एनिमल साइकोलॉजी या कंपैरेटिव साइकोलॉजी बेसिकली स्टडीज एंड कंपेयर, ये पढ़ता भी है, मतलब इसके ऊपर रिसर्च भी करता है और कंपेयर करने की भी कोशिश करता है द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ बेसिकली इन एनिमल्स. तो कौन कौन से एनिमल्स की स्पीशीज़ का बिहेवियर कैसा होता है उसको स्टडी करता है, और जो सिमिलर से स्पीशीज़ होते हैं उनके बिहेवियर को कंपेयर भी करने की कोशिश करता है.
Comparative psychology helps to gather information, compare it and apply it to human behavior. कंपेरेटिव साइकोलॉजी के थ्रू हम एनिमल्स को और डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ को समझने की, उनका बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं। हम वहाँ से फिर इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, निकालते हैं, फिर कंपेयर करते हैं और फिर हम उसको ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, हाउ क्वीन बी डायरेक्ट्स, कंट्रोल्स एंड गेट्स वर्क डन बाय वर्कर बीज। देखिए, जब आपने जो मधुमक्खी होती हैं उसमें क्वीन बी रहता है, मतलब जो मुख्य बी होता है, जो मुख्य मधुमक्खी होती है, वो अपने से छोटे मधुमक्खियों को, जो वर्कर बीज हम बोलते हैं, उनको डायरेक्ट करती है और उनको बताती है, कंट्रोल करती है कि कैसे कैसे उनको अपना सारा काम कंप्लीट करना है। तो ऐसे ही हम अपने नॉर्मल ह्यूमंस के अंदर देखें तो हम ऐसे ही अपने अंदर लीडरशिप की वैल्यूज़ समझते हैं, लीडरशिप की वैल्यूज़ को बिल्डअप करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करी जाती है, ये सब कुछ हम एनिमल्स से भी सीख सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड मे बी मीनिंगफुल अबाउट लीडरशिप। तो यहाँ पे जो लीडरशिप हम अपने ह्यूमंस के अमंग, हम एक हमारा लीडर होता है, हम उसको फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे ऐसी इन्वेस्टिगेशन या ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम ढूंढ के निकालते हैं थ्रू कंपेरेटिव साइकोलॉजी रियली हेल्प्स अस। सो नाउ कम्स द फोर्थ सबफील्ड ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज कल्चरल साइकोलॉजी। सो just a second, let me change the color. So cultural psychology. So studies, basically cultural psychology studies the ways in which culture means हमारा जो कल्चर है, जिसके अंदर हम बचपन से पले बढ़े हैं, तो कल्चर, सब कल्चर, एक तो हमारा कल्चर हो जाएगा जो हमारा ब्रॉड कल्चर है, उसके नीचे जो उसके सब टाइप्स आएंगे उनको basically studies the ways in which culture, subculture and ethnic group membership affect behavior। कि हम जो इस कल्चर के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम जिस एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हमारा जहाँ से ओरिजिन है, जिस ग्रुप में हम बचपन से रहते आए हैं, तो उस पर्टिकुलर हमारे इन्वॉल्वमेंट का अपने कल्चर के अंदर क्या इन्फ्लुएंस लाता है हमारे बिहेवियर के ऊपर। हम अपने कल्चर से बहुत सारी बातें समझते हैं। हम अपने जब हम पैदा होते हैं तो हम कुछ भी सीख के नहीं आए होते हैं, फिर हम अपने जैसे अपनी फैमिली, अपने एथनिक ग्रुप, अपने कल्चर के लोगों के बीच में रहते हैं और उनसे ही सारी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस लेते हैं। तो कल्चर बेसिकली गिव्स और बेसिकली प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन आवर बिहेवियर in our day-to-day life. So it helps to do cross-cultural research. कल्चरल साइकोलॉजी का एक और हेल्प हो जाता है कि क्रॉस कल्चरल रिसर्च अगर हमें करनी होती है, क्रॉस कल्चरल रिसर्च इज़ लाइक कि आप दूसरे कल्चर्स के अंदर रिसर्चेस करते हैं, उनके अंदर का जो कल्चर का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको समझते हैं, कैसा दूसरे के कल्चर के अंदर कुछ एडवांटेजेस हैं, कैसे डिसएडवांटेजेस हैं, कैसे दूसरों का कल्चर हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है, सब कुछ हम मतलब दूसरों का कल्चर, बेसिकली क्रॉस कल्चर मीन्स आप अपना भी कल्चर समझ रहे हो, साथ के साथ आप दूसरों के कल्चर्स के अंदर भी रिसर्चेस कर रहे हो। तो इट हेल्प्स टू डू क्रॉस कल्चरल रिसर्च एंड कंपेयर बिहेवियर ऑफ डिफरेंट कल्चर अक्रॉस डिफरेंट नेशन। अलग अलग देश के अंदर अलग अलग कल्चर्स मिलते हैं, तो हर एक कल्चर को अगर हम समझेंगे तो हमें एक वाइडर अप्रोच मिलती है अपने बिहेवियर को बेसिकली एनहेंस करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, या नया बिहेवियर एक तरीके से अडेप्ट करने के लिए। नाउ कम्स द फिफ्थ ब्रांच विच इज़ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। सो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से समझ में आ रहा है एक्सपेरिमेंट्स का कुछ या रिसर्चेस का कुछ या रहेगा। सो इट इन्वेस्टिगेट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, मतलब कि हमारा जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस है, जितने भी साइकोलॉजी के अंदर या हमारे जो बेसिकली माइंड के अंदर या मेंटल एबिलिटीज़ जो कुछ भी चलता है, सब कुछ फीलिंग से लेके, इमोशन से लेके, इंटेलिजेंस से लेके, सब कुछ, ये सारे एस्पेक्ट्स को, सारे इम्पोर्टेंट चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है। मेजर रिसर्च मेथड्स, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है तो रिसर्चेस तो होंगी, तो इसके अंदर जो मुख्य रिसर्च मेथड्स यूज़ होती हैं
दैट आर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। मेजरली आपको दिखेगा कि लेबोरेटरीज में और बेसिकली एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर आप एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट डिस्टिंग्विशेस व्हाट इट स्टडीज। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो है आपको बताने की कोशिश करता है कि आप क्या इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर अलग पढ़ते हैं। फंडामेंटल प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग एट्सेट्रा, फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। इसके अंदर आप पढ़ते हैं कि कौन से बेसिक प्रोसेस हैं जिनकी वजह से हम लर्निंग करते हैं, मेमोरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कॉग्निटिव टास्क के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हम ये भी देखते हैं कौन से फिजियोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल वजहें होती हैं, बेसिस होता है जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटल psychology. Now comes the sixth branch, which is gender psychology. So gender psychology is also very important and हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते भी हैं। So gender psychology, just a second. तो it studies the roles and influences of gender on the basis of researches done on male and female. तो इसके जेंडर देखिए, जो जेंडर है हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, ओके। और इसका एक बायोलॉजिकल एसेंस भी आता है। आवर जेंडर इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय आवर जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। तो जो जेंडर है, तो जेंडर बेसिकली जो जेंडर साइकोलॉजी है ये समझने की कोशिश करता है दैट व्हाट आर द रोल्स, कौन से मुख्य काम है, रोल है, कार्य है, कर्म है, एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्चेस डन ऑन मेल एंड फीमेल। मतलब कि हमारे बिहेवियर के अंदर हमारे जेंडर का क्या इन्फ्लुएंस रहेगा, और ये हम रिसर्चेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, और मेल एंड फीमेल्स दोनों पे ही हम ये सारे रिसर्चेस करने की कोशिश करते हैं। जेंडर साइकोलॉजी ट्राइज टू एनालाइज द एक्विजिशन, मीन्स एक्विजिशन कि हम कुछ ऑब्टेन कर रहे हैं, हम कुछ अपने अंदर बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इट ट्राइज टू एनालाइज the acquisition of gender identity and the role of gender throughout the life. बेसिकली समझने की कोशिश करता है कि कैसे हम एक इंडिविजुअल जो कि पैदा होते हैं और फिर कल्चर के अंदर रहते हैं, कैसे हम अपनी एक जेंडर आइडेंटिटी एक्सेप्ट करते हैं, या फिर हम समझ पाते हैं कि यस ये हमारी जेंडर आइडेंटिटी है। हम बेसिकली जेंडर के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम मेल है कि फीमेल हैं, सोसाइटी के अंदर कैसे पहले से हमारे रोल्स तय किए गए हुए हैं, ये सब कुछ जेंडर साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। इट ऑल्सो स्टडीज कि जेंडर का, हमारे जेंडर का थ्रू आउट आवर लाइफ, पूरी ज़िंदगी में हम उसका क्या इन्फ्लुएंस रहेगा, आगे जाके हम कुछ भी करेंगे तो वहाँ पे जेंडर का एक इन्फ्लुएंस रहता भी है कि नहीं। नाउ कम्स लर्निंग साइकोलॉजी, ओके। सो learning psychology, it basically studies how and why learning occurs. learning कैसे होती है, कैसे हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, उसको हमेशा के लिए अपनी डे टू डे लाइफ में उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं। तो लर्निंग साइकोलॉजी स्टडीज हाउ, कैसे, एंड वाई, क्यों, कैसे और क्यों हम लर्निंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। थ्योरीज ऑफ लर्निंग आर डेवलप्ड, बहुत सारी थ्योरीज हम लर्निंग की डेवलप कर चुके हैं साइकोलॉजी के अंदर। सो थ्योरीज ऑफ लर्निंग आर डेवलप्ड, एप्लीकेशंस ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग सॉल्व वैरायटी ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम। तो लर्निंग की थ्योरीज और बहुत सारे जो लर्निंग के अंदर लॉज और प्रिंसिपल्स बने हुए हैं वो हमारी ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट सब फील्ड विच इज personality psychology. So personality psychology basically includes personality psychology studies personality, एक इंडिविजुअल की क्या पर्सनैलिटी है। तो वो बेसिकली पर्सनैलिटी साइकोलॉजी एज द नेम सजेस्ट
इसका जो सारा सेंटर फोकस रहेगा वो हमारी पर्सनालिटी रहेगा। इट डेवलप्स थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, जितनी भी हमारी थ्योरीज आज तक पर्सनालिटी के अंदर डेवलप हुई हैं, बनाई गई हैं, ये सब कुछ और आगे भी जितनी भी होंगे सब कुछ पर्सनालिटी साइकोलॉजी के फील्ड के थ्रू किया जाता है। एंड टेस्ट इट, वो इन थ्योरीज को डेवलप तो करते हैं, साथ के साथ उन्हें टेस्ट भी करते हैं कि असलियत में ये हमारी पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स हैं, मीन्स हमारी पर्सनालिटी की जो क्वालिटीज़ हैं उनको असलियत में इवैल्यूएट करता है कि नहीं। तो इन थ्योरीज को वो अप्लाई करके टेस्ट भी करने की कोशिश करते हैं। पर्सनालिटी साइकोलॉजी बेसिकली इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन, पहचानने की कोशिश करते हैं ऑफ कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि क्या प्रॉब्लम, हम ये पहचानने की कोशिश करते हैं थ्रू पर्सनालिटी कि व्हाट आर द कॉजेज, कि क्या प्रॉब्लम रह जाती है या क्या प्रॉब्लम होती है हमारी जिस वजह से पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाती है। तो ये सब कुछ हमारा पर्सनालिटी साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। नाउ द 9th सब फील्ड इज फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। सो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स it investigates role of biological changes within our nervous system and bodies in everything we do, sense, feel or think. Basically physiological psychology के अंदर हमारा जो बायोकेमिकल चेंजेस हैं, जो हमारे शरीर के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, कैसे हमारे शरीर के अंदर फंक्शनिंग होती है, ये इसका क्या रोल रहता है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर चेंज लाने के लिए, मतलब हमारे जो माइंड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, न्यूरॉन्स का, इन सब की फंक्शनिंग में बायोकेमिकल प्रोसेसेस का क्या रोल रहता है। ऑल्सो बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो होते हैं या फिर बायोकेमिकल चेंजेस जो होते हैं उनका कैसे एक इन्फ्लुएंस रहता है हमारी बॉडी के ऊपर इन एवरी सेंस, कि क्या हम करते हैं, कैसे हम चीज़ों को सेंस करते हैं, कैसे मतलब हम फील करते हैं या फिर हम कैसे हम सोचते हैं। तो फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी बेसिकली यूजेस एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, ये एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करते हैं, मींस ये रिसर्चेस को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस आता है, हमारी बॉडी के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस आता है ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस। तो एक्सपेरिमेंटल, इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जिससे कि हम रिसर्च कर पाए अपने ब्रेन के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर एंड अदर फिजिकल ओरिजिन्स ऑफ बिहेवियर, कि कहाँ से हमारी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन या फिजिकल चीज़ों से हमारा एक बिहेवियर डिटरमाइन होगा। इट्स पार्ट, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है न्यूरोबायोलॉजी। तो न्यूरोबायोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है बेसिकली स्टडीज द नर्वस सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। तो न्यूरोबायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और उसकी क्या फंक्शनिंग हमारी डे टू डे लाइफ में रहती है। इट वॉज ऑल अबाउट आवर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। नाउ कम्स 10th सेंसेशन एंड परसेप्शन साइकोलॉजी। सो इट स्टडीज अबाउट द सेंस ऑर्गन, क्योंकि सेंसेशन है और परसेप्शन साइकोलॉजी है तो सेंस ऑर्गन्स की तो बात आनी ही आनी है। तो इट स्टडीज अबाउट सेंस ऑर्गन एंड द प्रोसेसेस ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन इज बेसिकली, परसेप्शन जो होता है उसका मतलब होता है कि हमारी क्षमता, आर एबिलिटी टू अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस, कि हम सेंसेस के थ्रू अपने एनवायरनमेंट के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं उनसे हम अवेयर हो, हम उससे जागरूक हो। तो अगर हमारी सेंसेस होंगी या सेंस ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे होंगे तो हमारा परसेप्शन भी अच्छी तरीके से फंक्शनिंग करेगा। तो इट बेसिकली स्टडीज सेंसेशन एंड परसेप्शन साइकोलॉजी स्टडीज अबाउट द सेंस ऑर्गन्स, कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं और व्हाट आर द प्रोसेस कि हम परसेप्शन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इट हेल्प्स टू इन्वेस्टिगेट द मैकेनिज्म ऑफ सेंसेशन, कि सेंसेशन तो हमें पता है हो रही है, सेंस ऑर्गन्स कौन सा है ये भी पता है, पर सेंसेशन हो कैसे रही है, वट इज़ द बेसिकली द प्रोसेस कि सेंसेशन हो कैसे रही है, ये इसके अंदर पढ़ा जाता है। इट डेवलप्स थ्योरी अबाउट हाउ परसेप्शन और मिसपरसेप्शन मीन्स इल्यूजन अकर्स,
कि कैसे इसके अंदर थ्योरीज भी डेवलप की जाती है कि कैसे हमारा परसेप्शन बनता है, मतलब हमारी अवेयरनेस तैयार होती है, हम जागरूकता हमारे अंदर आती है, और दूसरी तरफ हमारे साथ मिस इल्यूजन या फिर बेसिकली मिस परसेप्शन भी बहुत से लोगों के पास डेवलप होता है, जिसके अंदर हम इल्यूजन्स पैदा कर देते हैं, जो चीज़ हुई नहीं है उसको हम सोचते हैं कि वो असलियत में एग्जिस्ट करती है। तो ये सब कुछ यहाँ पे पढ़ा जाता है। इट स्टडीज हाउ वन परसीव, कि कैसे कोई इंडिविजुअल किसी भी चीज़ को परसीव करता है, मतलब कि एनालाइज करके उसको एक्सेप्ट करता है, समझने की कोशिश करता है। हाउ वन परसीव डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई, मूवमेंट कैसे हमारे हाथ पैर ऑर्गन्स कैसे हम मूव करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन परसेप्शन, डेप्थ मूवमेंट एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि वी आर ऑब्वियसली हम सब ह्यूमंस जो हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, तो हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं, हम एक दूसरे से अलग हैं इसलिए हम यूनिक भी बन जाते हैं। तो ये जो यूनिकनेस है या फिर ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा हमारी परसेप्शन पे, ये भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए हम अगर आप और मैं एक ही सिचुएशन में बैठे हैं, अब क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है, कोई भी इंडिविजुअल एक दूसरे से एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, हम यूनिक हैं, मैं अलग हूँ आप अलग हो, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर मैं कैसे परसीव करूँगी और आप कैसे परसीव करेंगे, वहाँ पे भी डिफरेंसेस आ जाते हैं, इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस का रोल तो रहता है। रिसर्चर्स in this field, researchers rose too many laws and principles. रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बहुत सारे लॉज एंड प्रिंसिपल्स को डेवलप किया है, which actually helps us understand the ways in which we adjust to the visual world in a meaningful way. Means आप अपने आसपास की जो आप विजुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं, आप आपकी एप्लीकेटिव ज़िंदगी में रह रहे हैं, या फिर आप वो सारी दुनिया जो आप देख पा रहे हैं, ये जो आपकी आसपास की दुनिया है, इसके अंदर आप कैसे एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी और अकॉर्डिंग टू द विजुअल डिमांड्स ऑफ द एनवायरनमेंट, आप कैसे एडजस्ट करते हैं, ये भी हम इस पर्टिकुलर ब्रांच या फील्ड के अंदर पढ़ने की कोशिश करते हैं। नाउ कम्स 11th subfield, which is social psychology. See, the information which I am giving you through this lecture is very crisp. I have taken it out of the book itself. बुक के अंदर से ही निकाली है, बहुत ही क्रिस्प है, आप इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर डाउनलोड कर लीजिए, कुछ भी करिए, तो आप इसको एज इट इज़ लर्न कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से इतनी इन्फॉर्मेशन जो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आपको मिल रही है, तो अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होगी तो आप वहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ उसको और इलेबोरेट कर सकते हैं। तो नाउ कम्स द सोशल साइकोलॉजी। Social psychology basically helps one to investigate human social behavior such as attitude, conformity, persuasion. Basically social psychology के अंदर हम ये समझते हैं कि human social behavior क्या है, मतलब कि जब हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ाई करते हैं अपनी, मतलब हम अपने बारे में समझते हैं, और फिर जब हम अपनी सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो एज अ ह्यूमन हमारा सोसाइटी के अंदर क्या बिहेवियर है, यही सोशल साइकोलॉजी पढ़ने की कोशिश करता है। जब हम अपनी बात सोसाइटी के अंदर करते हैं तो हमारा एटीट्यूड मतलब कि बिलीव्स, जो हमारी बिलीव्स हैं, एटीट्यूड मतलब कि घमंड या कुछ नहीं होता, इसका मतलब बिलीफ होता है, हमारी सोच क्या है। तो जब हम सोसाइटी के अंदर बात करते हैं तो हमारे एटीट्यूड, हमारी कन्फर्मिटी मतलब कि जब आप एक ग्रुप में बैठते हो या सोसाइटी के बीच में होते हो, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके आगे वाले 20 लोग एक ही आंसर देते हैं, फिर आप क्या करते हो, आप उनके आंसर सुनते हो और फिर अपना एनालाइज करते हो और फिर उनके जैसा ही कुछ सिमिलर सा बोलते हो, तो उसको बोलते हैं कन्फर्मिटी। आप दूसरों की बात से कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो और उनके साथ चलने लग जाते हो, उसको हम कन्फर्मिटी कहते हैं। और परसुएशन सबको पता है, परसुएशन मतलब टू परसुएट समवन और टू परसुएट समथिंग, टू बेसिकली किसी को मनाने की कोशिश जब हम करते हैं, किसी के मनाने में कोई हमें मना लेता है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं चेंजेस को और उसके साथ चलने लग जाते हैं। तो ये सब कुछ हमारे सोसाइटी के अंदर कैसे हमारे
ह्यूमन सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ते हैं. It emphasis is on all aspects of social behavior. हमारा सोशल बिहेवियर जो है, हम सोसाइटी के अंदर क्या बिहेवियर शो करते हैं, उसके क्या क्या की एरियाज है, वो हम सब कुछ इसके अंदर पढ़ते हैं. हाउ वी थिंक अबाउट अदर्स, हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब हमारे बिलीफ, मतलब हमारी सोच क्या है, हमारे एटीट्यूड क्या है. हाउ वी इंटरेक्ट विद अदर्स, लोगों के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है, हम कितनी जल्दी दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने लग जाते हैं, कितनी जल्दी हम उनको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं. हाउ वी इन्फ्लुएंस अदर, अब दूसरों से तो हम इन्फ्लुएंस होते हैं, हम हमारा खुद का क्या इन्फ्लुएंस रहता है अपनी सराउंडिंग में, ये भी सोशल साइकोलॉजी का की एस्पेक्ट, बेसिकली सोशल बिहेवियर का की एस्पेक्ट रहता है. हाउ अदर्स आर इन्फ्लुएंस्ड, बाकी लोग कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं. सोशल साइकोलॉजिस्ट स्टडी हाउ वन परसीव, कैसे कोई इंसान, एक इंसान कैसे सोचता है, परसीव करता है अदर्स, एंड हाउ दोज परसेप्शन, और हमारी जो वो परसेप्शन बन जाती है वो कैसे हमारे एटीट्यूड, मतलब हमारे बिलीफ और हमारे बिहेवियर को चेंज कर देता है या इन्फ्लुएंस करता है जब हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं. सोशल साइकोलॉजी इज डेवलप्ड बाय जॉइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजिस्ट. देखिए, सोशल साइकोलॉजी के अंदर सोशियोलॉजिस्ट और सोशल साइकोलॉजिस्ट दोनों ने बहुत मिलकर काम किया है, तब जाके ये अलग फील्ड तैयार हुई है. और उनकी रिसर्च इंटरेस्ट ओवरलैप्स बट बोथ फोकसेस बेसिकली सोशल साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट दोनों के जो रिसर्च इंटरेस्ट है, उनका जो मेन मुद्दा है रिसर्च करने के लिए, वो तो सेम है पर करने का तरीका अलग अलग होता है. इसलिए दोनों की कंट्रीब्यूशन से, दोनों की एक साथ इंटरेक्ट करने के बाद जो आउटपुट निकल के आता है उसको ही हम सोशल साइकोलॉजी का एक रिजल्ट मान सकते हैं. देखिए, दोनों जो है सोशल साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट का एक जो सोच है ना, कि उनकी जो सेंसेस है या फिर वो कैसे सोचते हैं, उसमें डिफरेंस तो आता है. सोशियोलॉजिस्ट जो होता है वो कंसर्न्ड होता है, उनका जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि वो सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में समझे. सोशल इंस्टीट्यूशंस मतलब कि स्कूल, मतलब कि ऑफिस एरिया, आपके पब्लिक प्लेसेस, ये जो सोसाइटी के अंदर आपके घर से बाहर जो दुनिया है इसके बारे में समझने की कोशिश करता है. पर सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, सोशल साइकोलॉजिस्ट उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का इन सोशल इंस्टीट्यूशंस में क्या रोल है, या फिर वो जो इंडिविजुअल है उसको सोसाइटी में क्या रोल चल रहा है, वो सोशल साइकोलॉजिस्ट पढ़ने की कोशिश करता है. नाउ कम्स द नेक्स्ट फील्ड, दैट इज just a second, clinical psychology. So clinical psychology emphasizes on diagnosis, causes, treatment of severe psychological disorders and emotional troubles. तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बेसिकली डायग्नोज करता है, मतलब कि टेस्ट करता है, कॉजेस, वजह क्या है वो ढूंढता है, कैसे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ऑफ सीवियर, मतलब जो सीवियर होते हैं, जो हद से बेसिकली बहुत ही बुरी कंडीशन के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, और फिर हमारे इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, जो हमारे इमोशनल ट्रबल्स होते हैं, इमोशनली जब हम बेसिकली इनबैलेंस हो जाता है हमारे इमोशंस, कभी हम ज़्यादा एंग्जाइटी में आ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो ये सब कुछ हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट स्टडी करने की कोशिश करता है. क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्री, ओके, जब बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर दो इंसान काम करते हैं, मतलब कि एक तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और एक होता है साइकाइट्रिस्ट. तो साइकाइट्रिस्ट जो है वो साइकाइट्री फील्ड से है और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी फील्ड से है. तो ये दोनों मिलके जो है साइकोथेरेपीज जो भी पेशेंट होता है या फिर जो भी सब्जेक्ट होता है उसको देते हैं. बोथ वर्क टुगेदर इन मेनी हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स. बहुत सारे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट दोनों मिलके लोगों के डिसऑर्डर्स को हील अप करने की कोशिश करते हैं. बोथ बिलोंग टू टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्रोफेशनल्स एंड डिफर्स इन देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड. जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है और जो साइकाइट्रिस्ट होता है वो अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड, मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई सब अलग होती है,
और उनका प्रोफेशनल लाइफस्टाइल भी अलग होती है, और एज वेल एज देयर वेज ऑफ डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट डिफर्स। दोनों अलग ही तरीक़ों से ट्रीटमेंट करते हैं। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है वो थेरेपीज पे ज़्यादा फोकस करेगा, मतलब थेरेपीज देने की जो पेशेंट है, सब्जेक्ट है, उसको कोशिश करता है। पर साइकाइट्रिस्ट जो होता है वो आपको मेडिसिन या ड्रग्स प्रिस्क्राइब करता है कि आप ये खाइए, फिर आपका बेसिकली मेडिसिन के थ्रू आपको ट्रीट करने की कोशिश करता है। तो दोनों में डिफरेंसेस बहुत है, पर मेन मुद्दा है इंडिविजुअल या पेशेंट के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कवर अप करना। तो बहुत सारे की एरियाज में वो दोनों एक साथ आके काम करने की कोशिश करते हैं। अब आपको दिखेगा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। सी द इंफॉर्मेशन ओवर हेयर इज वेरी क्रिस्प, जस्ट अंडरस्टैंड इट एंड जस्ट लर्न इट। I know this particular topic would be very vast and very intense, but yeah, it is a very important part also, so we cannot neglect it. So clinical psychology and clinical psychology के अंदर clinical psychologist आ जाता है, whereas basically यहाँ पे psychologist आना है, तो clinical psychologist and psychiatrist के बीच में आप डिफरेंस देख रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी साइकोलॉजिस्ट अगर आपको बनना है तो यू शुड होल्ड अ MA और MSc या फिर डॉक्टरेट डिग्री या फिर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी मीन्स PhD और डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी। तो आप इनमें से कोई एक डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। साइकाइट्रिस्ट के लिए, साइकाइट्रिस्ट आर बेसिकली फिजिशियंस वो जो आपको मेडिसिन या ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। जो साइकाइट्रिस्ट होता है क्योंकि वो मेडिसिन और उन सब में घुस जाता है, तो उसको अपनी मेडिकल स्टडीज़ मींस उसको मेडिकल स्टडीज़ जो है अपनी पूरी करनी पड़ती हैं। तो उनको एक MD की डिग्री होती है, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, MD अपने हाथ में लेनी होती है इन साइकाइट्री, और उनको स्पेशलाइजेशन भी करनी पड़ती है मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में। तो दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आप किसी भी फील्ड से आ सकते हो, मीन्स आप साइंस, कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स बैकग्राउंड से आ सकते हो। लेकिन साइकाइट्रिस्ट बनने के लिए आपको आपको जो है साइंस, बेसिकली बायोलॉजी का ज़्यादा यहाँ पे रोल, साइंस आपको साइंस फील्ड ही लेनी पड़ती है, उसमें भी आपको बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। तो ये एक डिफरेंस है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के बारे में। ये आपको क्लास 11th में भी बताया जाता है। नाउ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में थोड़ा और आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा। सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डू नॉट हैव मेडिकल ट्रेनिंग। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है उसके पास कोई मेडिकल ट्रेनिंग नहीं होती, इसीलिए वो थेरेपीज प्रोवाइड कराते हैं। तो क्योंकि उनके पास मेडिकल ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास मेडिकल की स्टडीज़ की डिग्री नहीं है, तो वो कोई भी ड्रग या मेडिसिन आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते। वो सिर्फ थेरेपीज देते हैं, आपके साथ काउंसलिंग करते हैं और फिर आपके बिहेवियर डिसऑर्डर्स को बेसिकली ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। दे कैरीज आउट रिसर्च, वो रिसर्चेस भी करते हैं। दे फाइंड आउट बेटर वेज ऑफ डायग्नोजिंग, ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। वो और बेहतर तरीके ढूंढने की कोशिश करते हैं आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए या ट्रीट करने के लिए। दे रिलाई ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। वो जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, जिनका स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो होते हैं जो कि बिल्कुल सटीक और बहुत ही रिसर्च टेस्ट होते हैं। तो वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं साइकोलॉजी के अंदर, उन्हीं के ऊपर वो फोकस रखते हैं। बाकी वो कोई और टेस्ट नहीं यूज़ करते हैं जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। तो दे आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ दिस डिसऑर्डर। टेस्ट के थ्रू वो आपके जो बिहेवियर डिसऑर्डर है, जो आपके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसका क्या कॉज है, क्या वजह है, वो ढूंढ लेते हैं। फिर वो आपको साइकोथेरेपी देंगे। दे यूज साइकोथेरेपी, और फिर जिनके अंदर वो ट्रेंड होते हैं, उनके अंदर उनको अच्छी खासी ट्रेनिंग मिली होती है, तो आपको वो साइकोथेरेपी देंगे और फिर आपकी वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को कम्प्लीटली ट्रीट करेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखना कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑथराइज्ड नहीं होते हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेशन या उनको अलाउड नहीं होता है कि वो कोई भी ड्रग या मेडिसिन आपको दें जिससे कि आपका बिहेवियर डिसऑर्डर ठीक हो। सो ये कुछ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में हमारे पॉइंट्स थे। नाउ कम्स आवर 13th सब फील्ड, दैट इज कम्युनिटी साइकोलॉजी। सो कम्युनिटी से आपको समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ हमारी सोसाइटी से रिलेटेड रहेगा,
मतलब इंडिविजुअल से अगर हम बाहर आते हैं तो बाहर की दुनिया में कुछ रहेगा. सो इट अप्लाइड टू कम्युनिटी. कम्युनिटी साइकोलॉजी कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई की जाती है, जिसके अंदर हम बहुत बड़े स्केल के ऊपर, बहुत बड़े पैमाने पे बहुत सारे पूरी की पूरी कम्युनिटी लोगों की मेंटल हेल्थ के ऊपर हम रिसर्च करते हैं. उनको उनकी मेंटल हेल्थ अगर ठीक नहीं है, कोई डिसऑर्डर्स हैं, तो उनको ठीक करते हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, मतलब उनको अवेयरनेस देते हैं और उनको कंसल्टेशन भी देते हैं. पर ये कि पूरी की पूरी कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई होता है. कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, मीन्स साइकोलॉजिकल लॉज, थ्योरीज, इन सबको पॉइंट ऑफ व्यू को अप्लाई करते हैं टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स. जो हमारे सोसाइटी के अंदर सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की वो कोशिश करते हैं. एंड दे हेल्प इंडिविजुअल्स इन अडेप्टिंग टू देयर वर्क एंड लिविंग ग्रुप्स, कि वो अपने काम को अडेप्ट कर पाए, उनके ऊपर पकड़ बना पाए और अपने लिविंग ग्रुप्स मतलब जिस ग्रुप के अंदर या जिस कम्युनिटी के अंदर आप रहते हैं, जिस कल्चर के अंदर आप रहते हैं, तो आप अपने कल्चर को कितनी अच्छी तरह अडेप्ट कर पाए, ये भी वो कम्युनिटी साइकोलॉजी आपको बेसिकली प्रोवाइड कराता है. कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स टू रीच पीपल, ये दोनों मिलके जो है आपके प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप तक पहुंच पाएँ, मतलब उन तक पहुंच पाएँ या फिर वो आप तक पहुंच पाएँ हु हैव बिहेवियरल प्रॉब्लम्स. लोग वो जिनके पास कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर या बिहेवियरल कंसर्न हो, तो वहाँ तक एक कम्युनिटी के अंदर उन लोगों तक ही पहुँचने की कोशिश करते हैं. दे डील विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी मेम्बर्स, कि कम्युनिटी के अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल वेल बीइंग है, उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं. मेंटल वेल बीइंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अगर आपको पीसफुली एक बैलेंस लाइफस्टाइल को जीना है. इट प्रमोट्स देयर मेंटल हेल्थ अलॉन्ग विद देयर केयर गिवर्स. जिन लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ या उनकी वेलबींग को तो वो ध्यान में रखते हैं, प्लस में जो लोग इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ जूझ रहे हैं और उनके जो मदद कर रहे हैं, उनके जो केयर गिवर्स हैं, जो उनकी मदद कर रहे हैं, हेल्पर्स हैं, तो वो उनकी भी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं. मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वो पहुंचने की कोशिश करते हैं. अदर कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट जो है सोशल प्रॉब्लम्स को देखने की कोशिश करते हैं. दे आर कंसर्न्ड विद ब्रिंगिंग आइडियाज फ्रॉम बिहेवियरल साइंसेस टू बियर ऑन कम्युनिटी प्रॉब्लम्स. तो जो और भी कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर बाकी जो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट बचेंगे, वो आपके बिहेवियरल साइंसेस, मतलब आपके जो साइंसेस हैं या बिहेवियरल साइंसेस लाइक साइकोलॉजी एंड ऑल दोज थिंग्स, उन सब से आपका बिहेवियर के कॉजेज़ को समझेंगे और फिर कम्युनिटी के अंदर जो एक प्रॉब्लम फैली हुई है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें मॉब लिंचिंग जैसे जो एक्टिविटीज़ घटना घटती हैं या फिर रियॉट्स होते हैं, बड़े पैमाने पे होते हैं, पूरी की पूरी कम्युनिटी उठ के आती है, तो वहाँ पे कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट एक रोल अपना निभा सकता है. तो ये आपका यहाँ तक कम्युनिटी साइकोलॉजी का रहा है. नाउ कम्स ऑल्सो, अब उनका कुछ और भी पॉइंट्स है, लाइक कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट वर्क्स टू एनकरेज ग्रुप्स टू पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी डिसीजंस. मतलब वो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, कम्युनिटी साइकोलॉजी जो होती है वो एनकरेज करता है लोगों को, ग्रुप्स को जागरूक बनाता है कि वो जो कम्युनिटी, आपकी जो कम्युनिटी है, आपका जो कल्चर है, उसके अंदर जो डिसीजंस लिए जाते हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, आप वहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाने की कोशिश करिए, सो दैट आपका व्यू पॉइंट रखा जाए, आपकी बात सुनी जाए, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाए और आपकी मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, बेसिकली आपको आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ बेसिकली सही रहे. इट प्रोवाइड्स साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट इफेक्टिव एंड हेल्थ प्रमोटिंग चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस. देखिए कम्युनिटी जो है, जब नई जनरेशन आती है तो वो भी उसी कम्युनिटी के अंदर रहती है. मान लीजिए अगर कोई कम्युनिटी के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रखी है और मान लीजिए अगर एक कम्युनिटी के अंदर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे चिल्ड्रन को या बच्चों को रेयर करे, कैसे उनको पाले पोसे, तो जो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत सारी साइकोलॉजी की ट्रिक्स और इन्फॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट को यूज़ करके पेरेंट्स को एक हेल्दी,
एक हेल्दी चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस भी सिखाते हैं कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को एक प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल प्रोवाइड करा सकते हैं। दे सुपरवाइजेस स्कूल सिस्टम, क्योंकि स्कूल भी कम्युनिटी का बहुत ही बड़ा एक हिस्सा रहता है, क्योंकि मेजरली आपकी जनरेशन जो बच्चे हैं वो स्कूल्स में जाते हैं, टीचर्स भी होती हैं, स्टाफ मेंबर होते हैं, तो दे सुपरवाइज स्कूल सिस्टम्स टू मेक देयर करिकुलर, जो उनका जो रूटीन है, जो सिलेबस है, उसको ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाए, बच्चों को सिर्फ बुक्स ना पढ़ाएं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराएं। तो ये सब कुछ ही हमारा कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट या कम्युनिटी साइकोलॉजी के अंदर आ जाता है। नाउ कम्स द ब्रांच विच इज़ 14th कंज्यूमर साइकोलॉजी। तो इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन रिसर्चेस, जस्ट अ सेकेंड, so consumer psychology is involved in researches related to packaging, advertising, marketing methods, characteristics of consumers। बेसिकली कंज्यूमर साइकोलॉजी के अंदर वो उनका जो की हिस्सा ये रहता है कि कैसे आप जो कंज्यूमर्स हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज आपसे लेते हैं, उनके दिमाग को आप अटैक कर सकते हैं और अपनी जो है अपनी जो सेल एंड प्रॉफिट्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं या केयर गिविंग प्रोडक्ट्स हैं उनको देखेंगे, तो उसके अंदर वो मदर एंड डॉटर, मदर एंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बीच का रिलेशनशिप दिखाते हैं, एक इमोशनल एस्पेक्ट लेके। इमोशनली वो जो कंज्यूमर्स हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट लेंगे तो आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे, वो अच्छा खासा न्यूट्रिशन ले पाएंगे, ये सब कुछ होता है। तो वो कंज्यूमर साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं बहुत सारे एड्स में, बहुत सारे मीडिया रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स पे कंज्यूमर साइकोलॉजी अपना रोल प्ले करने की कोशिश करता है। Now comes the field which is counseling psychology। काउंसलिंग साइकोलॉजी तो आप सबने सुनी होगी, स्कूल्स में काउंसलर्स आते हैं या आप काउंसलर्स के पास जाते हैं क्योंकि आपको थेरेपी चाहिए होती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, बहुत कुछ होता है। सो काउंसलिंग साइकोलॉजी डील्स विद हेल्पिंग पीपल और इंडिविजुअल्स विद, वो लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पर्सनल प्रॉब्लम्स में आ जाता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जिसके अंदर हमारे दूसरों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स, पीयर ग्रुप्स, अपने पार्टनर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप रहता है उसके ऊपर वो ध्यान देते हैं। वो हमें करियर ऑप्शंस भी समझाते हैं। जब हम 12th में होते हैं या स्कूल लाइफ में होते हैं तो बहुत सारे करियर काउंसलिंग सेशंस होते हैं, तो वहाँ पे भी देखा जाता है। तो मिड इमोशनल ट्रबल्स, जब हमारे इमोशनली हम स्टेबल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, तब भी काउंसलिंग साइकोलॉजी हेल्प करती है। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में जैसे हम ओवर ईटिंग करते हैं तो भी काउंसलिंग साइकोलॉजी हेल्प करती है। अगर हम स्लो लर्निंग करते हैं, हम अच्छी तरह लर्निंग नहीं कर पाते, हमारी थिंकिंग ज़्यादा अच्छी तरह नहीं हो चलती है, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हम उतना अच्छी तरह, या फिर हमारे पास लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, तो तब भी काउंसलिंग साइकोलॉजी हेल्प करती है। नाउ कम्स what is called as counseling psychologists जो होते हैं, they assist individuals with specific problem, they basically help individual, लोगों को क्या दिक्कत है या उनको क्या प्रॉब्लम्स है, उनके अंदर भी उनकी मदद करते हैं। there are different experts within counseling psychologist, अलग अलग तरीके के, अलग अलग काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट में भी बड़े अलग अलग तरीके के काउंसलर्स होते हैं, लाइक मैरिज काउंसलर्स, फैमिली काउंसलर्स, स्कूल काउंसलर्स, और बहुत हर फील्ड के अंदर काउंसलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वो हेल्पफुल भी रहते हैं, बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी टैकल हो जाती है। सो नाउ कम्स एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। सो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के अंदर हमारा जो आता है वो, एक सेकेंड, जस्ट मिनट, उसमें रहेगा। So in this educational psychologist or psychology, it basically deals with classroom dynamics and teaching styles and learning। ये क्लासरूम लेवल पे मीन्स एजुकेशनल सबसे पहले में कहाँ मिलती है, स्कूल्स में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे हमें मिलता है कि वहाँ पे हम क्लासरूम सिनेरियो में बैठते हैं, तो वहाँ पे हम कैसे टीचिंग स्टाइल को एनहेंस कर सकते हैं, कैसे बच्चों के अंदर एक लर्निंग की हैबिट डाल सकते हैं, सब कुछ वहाँ पे काम आता है। इट डेवलप्स एजुकेशनल टेस्ट, बहुत सारे एजुकेशनल टेस्ट होते हैं जो कि हमारे अंदर की कैसी क्वालिटी
हैं जो कि एजुकेशन के हेल्प आते हैं, वो सब की वो उसे असेस करने की कोशिश करते हैं, टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इट इन्वेस्टिगेट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेसेस। एजुकेशनल प्रोसेसेस जो भी हैं, जितने भी की टर्म्स है एजुकेशन के अंदर, जो जो कुछ भी आता है, स्पोर्ट्स, काउंसलिंग, आपके करिकुलर, टाइम टेबल, सब कुछ आपका एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एक रोल वहाँ पे प्ले करता है, आपका सिलेबस वगैरह सब कुछ। तो इट डील्स विद ब्रॉडर प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग इन स्कूल बाय अप्लाइंग साइकोलॉजिकल नॉलेज अबाउट लर्निंग एंड मोटिवेशन। तो क्या करते हैं, देखिए जिन लोगों को या जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो भी बच्चे होते हैं जिनको लर्निंग में प्रॉब्लम आती है, वो उतना एफिशिएंटली लर्निंग नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज नहीं ले पाते हैं, तो वहाँ पे इनका मेन हिस्सा रहता है जहाँ पे वो अपनी साइकोलॉजिकल नॉलेज को यूज़ करके बच्चों को लर्निंग मेथड सिखाते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि हाँ डटे रहो, करते रहो। तो ये सब कुछ हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट या एजुकेशनल साइकोलॉजी का हिस्सा रहता है। इट मे ऑल्सो इंक्लूड स्कूल साइकोलॉजी। इस फील्ड के अंदर ही हमारा स्कूल साइकोलॉजिस्ट भी एक और इसका भी सब फील्ड आ सकता है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब फील्ड। अगर हम देखें तो ग्राउंड लेवल पे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। सो नाउ कम्स ऑलमोस्ट थोड़े से ही बचे हैं, सो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। सो एर्गोनॉमिक्स। तो एर्गोनॉमिक्स मतलब कि इसके अंदर हम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर क्या असर पड़ता है ये हम देखते हैं कि हमारी जो इंजीनियरिंग है उसके अंदर जो हम नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं उसका हमारे ह्यूमन बिहेवियर पे क्या इन्फ्लुएंस रहता है, वो हम एर्गोनॉमिक्स से देखते हैं। It deals with processes of designing and managing workplace environment, products or systems for comfort and optimum performance of employee and individual। कि जो लोग हैं वो कैसे बेसिकली इसके अंदर आपको ये देखा जाएगा कि कैसे आप अपने वर्क प्लेस जहाँ पे हम काम करते हैं या फिर आप कैसे नए नए प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं, कैसे आपका पूरा सिस्टम है उसको कंफर्टेबल बना देते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, जिससे कि वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए और कंपनी को उससे मुनाफा हो। तो एर्गोनॉमिक्स में टेक्नोलॉजी और आपका वर्क प्लेस और आपका बेसिकली वर्किंग परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नाउ कम्स आवर इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। सो इट्स साइकोलॉजिस्ट और इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको हम पर्सोनल साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। दे बेसिकली इन्वेस्टिगेट्स कि कैसे सारे एस्पेक्ट्स बिहेवियर के कि हम एक वर्क सेटिंग में कि कैसे हम एक अपनी इंडस्ट्री में या अपने ऑफिस के अंदर कैसे हम बेसिकली सारा का सारा जो हमारा बिहेवियर होता है फ्रॉम द बेसिक स्टेप जहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है टू कि आप वहाँ पे आपको सिलेक्शन हो जाए फिर आपको नौकरी मिलती है, वहाँ से एक एक स्टेप के अंदर आपका क्या बिहेवियर रहेगा एक वर्क सेटअप में या वर्क प्लेस के अंदर, वो सब कुछ आपका इस पर्टिकुलर साइकोलॉजी के फील्ड में देखा जाता है। इसके अंदर आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया जाता है, मीन्स कि आपको फॉर्मली असेस किया जाता है, आपके ऊपर फॉर्मली टेस्ट अप किए जाते हैं कि आपकी कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, आपका कैसा आउटपुट रहता है, आपका वर्क मोटिवेशन कैसा है, मतलब कि आप कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं टुवर्ड्स योर वर्क और टुवर्ड्स योर ड्यूटी, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी हैं एक पर्टिकुलर सिनेरियो में या ऑफिस में इंडस्ट्री में रहने के लिए। तो इसकी जो पहली बारी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस इज बेसिकली जो पहली प्रॉब्लम रहती है या पहली बार जब हम साइकोलॉजी को इंडस्ट्री के एक सेक्टर में अप्लाई करते हैं यूज़ करते हैं वो रहता है सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय यूजिंग इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड टेस्ट। बेसिकली जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं बड़ी बड़ी उसके अंदर आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट को यूज़ किया जाता है कि आप एम्प्लॉय के अंदर कितना अच्छा इंटेलिजेंस है, वो कितना इंटेलिजेंट है या उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है या एप्टीट्यूड क्या है, वो वहाँ पे आपको बेसिकली इस साइकोलॉजी का इस सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी का वहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है। सो नंबर ऑफ कंपनीज यूजेस मॉडर्न ऑफ वर्जन ऑफ सच टेस्ट। वो ऐसे टेस्ट का आज के टाइम पे
बहुत क्रेज़ है या बहुत अच्छी बात है कि हम इस चीज़ में जा रहे हैं कि आपके एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ कैसी है उसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं आज के टाइम पे मॉडर्न वर्जन जो है या अपडेटेड वर्जन जो है इन टेस्ट का वो यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि वो और अच्छी तरह अपने ऑर्गेनाइजेशन एंड वो ऑफिस के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयज़ की हायरिंग कर पाएँ और उनको सिलेक्ट कर पाएँ फॉर देयर बेस्ट आउटपुट और परफॉर्मेंस। तो इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो आपके स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं, वो दे बेसिकली अप्लाई साइकोलॉजी टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग। वो अपनी नॉलेज को जो है, साइकोलॉजिकल नॉलेज जो है, उनको उन हिस्सों में लगाते हैं जहाँ पे आपकी एम्प्लॉय की ट्रेनिंग और मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको लीडरशिप और सुपरविजन भी देखने को मिलेगा। आपको कम्युनिकेशन, जब आप एक फर्म में काम करते हैं, इंडस्ट्री में या एक ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो आपका बाकी एम्प्लॉय के साथ या बॉस के साथ या आपके स्टाफ मेंबर के साथ या आपके साथ जो हेल्पर्स हैं उन सबके साथ कैसा कम्युनिकेशन रहता है, आप कैसे उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, आप कितना अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट रखते हैं, वो सब कुछ भी वहाँ पे मैटर करता है। आप कितने मोटिवेटेड हैं टुवर्ड्स योर जॉब एंड टुवर्ड्स योर बेसिकली ड्यूटी, वो भी एक यहाँ पे की एस्पेक्ट रहता है। इंटर एंड इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जब हम एक ग्रुप के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे कुछ इंटर मतलब अब एक तो हमारा और दूसरे एम्प्लॉय के साथ और एक हमारा खुद के अंदर बेसिकली अपने ग्रुप के साथ और बाकी ग्रुप, एक तो हमारे खुद के ग्रुप के अंदर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारे ग्रुप है मान लीजिए 5 एम्प्लॉयज़ का और हमारे अंदर नहीं बात बन रही है, हम नहीं कर पा रहे हैं इतना प्रोडक्टिवली काम, तो वहाँ पे आ जाएगा आपका इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपका ग्रुप और एक दूसरा ग्रुप सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तब आपका आता है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। तो सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आपके ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ के अंदर बात नहीं बन पाती है, उतनी अच्छा आउटपुट या प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती है, तब आप जो है इस तरीके के स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेव करने के लिए। क्योंकि ऑब्वियस है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, वो आपके लिए मेन ऑप्शन है। अगर वही उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उतना आउटपुट नहीं निकल पाएगा, तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपका उतना प्रोडक्टिव बिजनेस या जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं चल पाएगा। तो इट ऑर्गेनाइजेस ऑन जॉब ट्रेनिंग। आजकल के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, और बहुत सारी कंपनीज करती भी हैं, जिसके अंदर आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर आपको जॉब पे हायर कर लिया जाता है, पर आपको जो है उनके वर्क स्टेशंस के अंदर ले जाके आपको ट्रेनिंग दी जाती है। पहले आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको ऐसे काम करना है, ये सब कुछ होता है, सब कुछ आपको समझाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, और फिर आपको जो है बेसिकली आपको एग्जैक्ट ऑर्गेनाइजेशन में बिठाया जाएगा। इससे क्या होता है, आपका जो वर्क एनवायरनमेंट होता है वो अच्छा बनता है, लोग अच्छी तरह काम कर पाते हैं क्योंकि अब उनको अच्छी खासी नॉलेज और ट्रेनिंग दोनों है। ऑल्सो ह्यूमन रिलेशंस जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो भी इंक्रीज होते हैं, एनहेंस होते हैं। ऑल्सो जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो कभी आगे नहीं होते हैं, क्योंकि अब आपके जो नए और मेम्बर्स आएंगे, एम्प्लॉयज़ आएंगे, उनको अच्छी खासी ट्रेनिंग मिल रही है, तो वो उतना मिसबिहेव या बेसिकली मिसऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। Now comes the thing that is just let me change the pen. So medical psychology, so it applies psychology to manage problems such as emotional impact of illness, कि हमें कोई बीमारी हुई है और उसका हमारे इमोशंस के ऊपर क्या असर पड़ जाता है। हम थोड़े दिनों के लिए बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम इमोशनली इनस्टेबल हो जाते हैं, हम उतना नहीं कोप अप कर पाते, हमें बहुत ही जल्दी हमें इरिटेशन हो जाती है। तो ये सारा जो बेसिकली इमोशनल इम्पैक्ट क्या रहा आपकी इलनेस का, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है मेडिकल साइकोलॉजी सॉल्व करने की कोशिश करता है। यहाँ पे आपको सेल्फ स्क्रीनिंग फॉर कैंसर भी मिलता है कि आपको सेल्फ स्क्रीनिंग मेथडोलॉजी मिल जाती है कैंसर को डिटेक्ट करने की। इसके अंदर आपको compliance आपको बेसिकली दे हेल्प अस टू कोऑपरेट इन टेकिंग मेडिसिन्स। मेडिकल साइकोलॉजी के अंदर आपको अगर मेडिसिन्स लेने में दिक्कत होती है, आप नहीं समझ पाते हैं कि कैसे किसी ड्रग को कैसे कंज्यूम किया जाएगा, कितनी क्वांटिटी में, कौन से टाइम पे, तो वो भी आपके अंदर मेडिकल साइकोलॉजी के अंदर समझाया जाता है। मेडिकल साइकोलॉजिस्ट जॉब
overlaps with part of health psychology. हेल्थ साइकोलॉजी और मेडिकल साइकोलॉजी का जो काम है, जो उनके फंक्शंस हैं, कुछ ना कुछ हद तक वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपका मेडिकल साइकोलॉजी का ये फंक्शंस हैं और आपके जो हेल्थ साइकोलॉजी के कुछ फंक्शंस हैं तो इनके जो हेल्थ साइकोलॉजी के जो फंक्शंस हैं, यहाँ पे कुछ अलग अलग फंक्शन भी होंगे, पर कुछ हिस्सों में आपके जो है सेम कॉमन फंक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे. तो ये दोनों जो है ओवरलैप होने के भी चांसेस हो जाते हैं. नाउ कम्स आवर नेक्स्ट फील्ड विच इज फोरेंसिक साइकोलॉजी. सो फोरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर, जस्ट अ सेकेंड, let me change the color. So forensic psychology, it is a blend of psychology and law. फोरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर आपको साइकोलॉजी और लॉ का एक इंटरेक्शन देखने को मिलता है. तो इट इन्वॉल्व साइकोलॉजिकल असेसमेंट. आप साइकोलॉजिकल टेस्ट को यूज़ करते हैं इंडिविजुअल को असेस करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, हु आर सस्पेक्टेड फॉर एन इलीगल एक्ट और क्राइम. बेसिकली क्रिमिनल्स और जिनके ऊपर चार्जेस लगे होते हैं उनके ऊपर आप साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ करते हैं, सो दैट कि आप देख पाएँ उनका बिहेवियर समझ के कि आर दे एक्चुअली क्रिमिनल्स और दे आर द ऑफेंडर्स और दे आर इनोसेंट. तो आप ये इस फोरेंसिक साइकोलॉजी के थ्रू समझ लेते हैं. फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट आर बेसिकली इन्वॉल्व इन वेरियस सेटिंग्स. बहुत सारे अलग अलग सेटिंग्स के अंदर आपको फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट देखने को मिलते हैं. सो या नाउ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट आपको जो है स्कूल के अंदर देख सकते हैं, वहाँ पे जहाँ पे आपका थ्रेट असेसमेंट है, ऑल्सो इन प्रिजन एंड कोर्ट्स फॉर एक्सपर्ट विटनेस. अगर आपको स्कूल्स के अंदर दिखता है या फिर लग रहा है कि येस आपके जो स्टूडेंट्स हैं, या कुछ ना कुछ आपको लगता है कि येस आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो इंक्लाइन हो रहे हैं टुवर्ड्स क्राइम्स, वो ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं या अनएथिकल या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऑल्सो मेजरली आपको जो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट दिखते हैं वो आपको प्रिजन, जेल में या कोर्ट में दिखते हैं, जहाँ पे आपको विटनेस एज अ एक्सपर्ट विटनेस आपको वहाँ पे रखा जाता है. दे आर प्रोफेशनली स्किल्ड इन बिहेवियर एनालिसिस. उनको बिहेवियर समझना, उनको बिहेवियर एनालिसिस में बहुत ही अच्छी तरह ट्रेंड होते हैं. एवोल्यूशन, असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट. तो बिहेवियर को कैसे आप चेंज कर पाओगे, कैसे आप उसको टेस्ट कर पाओगे, आप कैसे किसी का बिहेवियर चेंज कर दोगे, कम्प्लीटली चेंज कर देते हो, तो फोरेंसिक साइकोलॉजी का वहाँ पे भी यूज़ होता है. तो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट गेट ट्रेनिंग इन लॉ. उनको लॉ में तो दिया जाता है, क्रिमिनल साइकोलॉजी एक होता है उसके अंदर भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बट ऑल्सो हैव बीन ट्रेन्ड इन क्लिनिकल साइकोलॉजी. उनको क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी और लॉ 3 हिस्सों में उनको समझाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाके वो फोरेंसिक साइकोलॉजी को यूज़ कर पाते हैं. दे नीड टू हैव एक्सपीरियंस इन. उनको अलग अलग चीज़ों में एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही उनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है. तो क्लिनिकल असेसमेंट कैसे करी जाए, इंटरव्यू कैसे लिया जाए, रिपोर्ट राइटिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सारे जो फीचर्स हैं अपने पास वो सारे वो देखते हैं. सो लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज our military psychology. So military psychology is basically study of implying psychological theories to understand as well as predict behavior of military forces of our country or the outside the country. तो basically military psychology का use हम करते हैं. आप बिहेवियर को, पहली बार तो हम किसी भी बिहेवियर को ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसे आप बता नहीं सकते, बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बिफोर हैंड, इसलिए आप बिहेवियर को जो है एसेस करते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं. तो मिलिट्री साइकोलॉजी के अंदर आप जो है आपके जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, आपके जो आर्म्ड फोर्सेस हैं देश के, उसके अंदर आप जो उनका बिहेवियर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर. इट एडमिनिस्टर्स साइकोलॉजिकल टूल्स, हेल्प्स बेसिकली साइकोलॉजिकल टूल्स को यूज़ करते हुए वो यूज़ करते हैं इनको, सो दैट टू हेल्प आर्म्ड फोर्सेस और जो आर्मी या आपके नेवल वगैरह जो भी है, जिससे कि उनको स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल को उनको प्रमोट किया जाए. जब आप मिलिट्री के अंदर होते हैं तो आपका जो डे टू डे लाइफ होता है बहुत ही अनसर्टेन होता है, बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन होता है. आपको नहीं पता किस टाइम क्या हो जाएगा,
आप हमेशा टेंशन्स में रहते हैं, आप देश की सेवा के लिए जुटे रहते हैं, दिन रात आप मेहनत करते हैं, फिजिकली आप अपने आप को तैयार करते हैं, मेंटली भी आपको बहुत हिस्सों में अपने आप को परफेक्ट और बेसिकली बहुत अच्छी तरह ट्रेन करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है आपके लिए स्ट्रेस जो है बढ़ जाता है, क्योंकि इतना अनसर्टेन है, इतना स्ट्रेसफुल माहौल रहता है, और इतना क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ पे आपका साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। वो आपको बिल्कुल शांत रखने की कोशिश करता है, और आपको बेसिकली आपके साइकोलॉजिकल थ्योरीज और नॉलेज को यूज़ करके आपके स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को मिनिमाइज कर देता है। तो इसके अंदर आपको एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज दिखती है। साइकोलॉजिकल थ्योरीज का यूज़ करके, साइकोलॉजिकल लॉज और प्रिंसिपल्स का यूज़ करके हम एनिमी फोर्सेस जो हैं, जो आपके जो अपोजिट हैं, एनिमी फोर्सेस हैं, उनके ऊपर भी आप इस साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, और फिर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो आपका एनिमी फोर्स है, जो आपके अपोजिट है, आपका जो बेसिकली एनिमी है, वो उसका क्या एक बिहेवियर रहेगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। दे रिजेक्ट्स हाउ टू मेक वर्क लाइफ बैलेंस। बेसिकली दे बेसिकली मेन फोकस ये रहता है कि वो वर्क ऑफ लाइफ वर्क बेसिकली यहाँ पे रिजेक्ट नहीं आएगा, डोंट यूज दिस वर्ड, आई थिंक इट हैज़ बीन मिसटाइप्ड। सो इसके अंदर आपको समझाते हैं कि कैसे आपका वर्क और लाइफ बैलेंस बनाना होता है एक मिलिट्री पर्सन को, अगर आप आर्म्ड फोर्सेस के अंदर होते हैं तो, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेसफुल अनसर्टेन सराउंडिंग है, तो आपको उतना ही आपको साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर होना चाहिए होता है। नाउ कम्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड पे आ रहे हैं हम, सो थोड़ी देर और बने रहना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, आई नो इट वेरी वेल, सो it will take time, but yes, do see the video in parts and complete the knowledge and conceptual clarity. So environmental psychology aims at researching, environmental से समझिए पहले, environment समझ रहे हैं अपने आप के आसपास के सराउंडिंग, सो इट एम्स एट रिसर्चिंग एंड सॉल्विंग एनवायरमेंटल इश्यूज़। जो आपके आसपास के एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स आपके एनवायरमेंट में हैं, उसको वो सॉल्व करने में हेल्प करता है, उसके ऊपर रिसर्च करने में भी वो हेल्प करता है, टू एनहेंस बेटर लिविंग कंडीशंस ऑफ ह्यूमंस। आपका जब एनवायरमेंट एक अच्छी कंडीशन में होगा, तो आपकी जो लिविंग स्टाइल है या लाइफ स्टाइल है, वो भी एक अच्छी तरह डेवलप हो जाती है, और लोगों की वेलबींग भी मेंटेन होती है। इट डील्स विद इंटरेक्शंस ऑफ ह्यूमन विद एनवायरनमेंट, कि ह्यूमन और उनके आसपास के एनवायरनमेंट का क्या इंटरेक्शन है, कैसे वो इंटरेक्ट करके एक साथ रहते हैं। अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आते हैं तो ह्यूमन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। ये सब कुछ हम यहाँ पे देखने को मिलता है। सो नाउ कम्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज नेक्स्ट फील्ड। सो यस, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एज अ नेम सजेस्ट, मेजरली आपका नेम सजेस्ट ही हो रहा है, सारे फील्ड्स के अंदर हम नेम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हो भी रहा है कि ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है, लेट मी चेंज द कलर, या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी basically it includes study of influences of psychology on sports, athletics, performance, exercise, physical activity। बेसिकली साइकोलॉजी का क्या यूज़ रहेगा या उसका इफेक्ट रहेगा एक एथलीट का या स्पोर्ट्स पर्सन का परफॉर्मेंस के अंदर। और वैसे उनके लिए भी बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहता है, उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कंपटीशन रहता है, तो स्ट्रेस तो वहाँ पे रहता ही है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे डेवलप हो सकती हैं, तो साइकोलॉजी का वहाँ पे यूज़ तो होना ही होना है। इट एनहेंसेस लेवल ऑफ मोटिवेशन। ऑल्सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को हायर भी किया जाता है बहुत सारे सेंटर्स पे, जहाँ पे आपको मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है, आपकी परफॉर्मेंस को बिल्डअप करने की कोशिश की जाती है, आपकी टीम स्पिरिट को एनहेंस करते हैं, जिसके अंदर आपके प्रोफेशनल एथलीट्स और कोचेस सबको अच्छी तरह ट्रेनिंग दी जाती है। इट रिफ्लेक्ट्स, ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हमें ये दिखाता है कि क्या रेलेवेंस है, मीन्स क्या इम्पोर्टेंस है एक पॉजिटिव वेलबींग की, एक इंडिविजुअल की, एक उसकी लाइफ के अंदर, कि हम कितने, हमारी वेलबींग हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ कम्स our next slide, which includes the last topic of this particular chapter। सब फील्ड सब खत्म हो चुकी हैं, अब हम देखेंगे कि साइकोलॉजी इन इंडिया इन द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टाइप, कि पहले के टाइम पे साइकोलॉजी का कैसा रहा करता था, इन्फ्लुएंस या ट्रेडिशनल तरीके से साइकोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाता है, ऑल्सो मॉडर्न तरीके में साइकोलॉजी को कैसे यूज़ किया जा रहा है। सो वी हैव वन
2 and yeah, so only 2 slides are there for this particular topic. It will not take more time, so stay tuned please. Let me just change the color of the pen. So yeah, psychology, it emerged as independent stream from philosophy. पिछले बहुत सारे यूनिट्स में हमने पढ़ने की कोशिश करी है कि साइकोलॉजी जो है, हम 11th में भी पढ़ते हैं कि साइकोलॉजी की जो मदर है, मतलब साइकोलॉजी का फिलॉसफी से ओरिजिन हुआ है. यहाँ पे वेस्टर्न आना था, बाय मिस्टेक टाइपिंग एरर है यहाँ पे. वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर से हम देखने को मिलता है. वेस्टर्न ideas and principles are significant influence plays a significant influence in psychology in India. देखिए हमारे यहाँ पे जो साइकोलॉजी चल रही है उसके अंदर वेस्टर्न साइकोलॉजी, वेस्टर्न आइडियाज़ का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है. अगर हम ट्रेडिशनली देखें, अपने इंडियन उसके हिसाब से देखें, तो इंडियन साइकोलॉजी फोकसेस ऑन एंशिएंट इंडियन थॉट्स. हमारे जो पहले के टाइम पे इंडियन थॉट्स रहे हैं और जो हमारी प्रीचिंग्स रही हैं, प्रीचिंग्स मतलब हमारे पहले की टीचिंग और एडवाइसेस जो रही हैं, तो अगर हम देखें तो हमारा जो साइकोलॉजी का, अगर हम अपना ट्रेडिशनल उसमें देखें तो इंडिया का जो साइकोलॉजी का जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वो फिलॉसफी और रिलीजन के ऊपर ज़्यादा दिखता है. तो फिलॉसफिकल और रिलीजियस लिटरेचर जो हमारे रहे हैं, जैसे कि वेदास, एपिक्स, इनका ज़्यादा हमारे यहाँ पे रोल हमारी मानसिक स्थिति पे रहा है. इट रिफ्लेक्टेड रिलीजियस थॉट्स एंड फिलोसफीज, how an individual should deal with different situations basically in according to their behavior. कि कैसे जो लोग हैं वो अलग अलग सिचुएशन में रिलीजियस थॉट को यूज़ करके, अपने रिलीजन को यूज़ करके, धर्म के जो टीचिंग्स आपको मिलती हैं, अपने कल्चर में आपको जो सीख मिलती है, उसको आप कैसे सिचुएशन में अप्लाई करके अपना एक बिहेवियर शो करने की कोशिश करते हैं. तो द वेदास, योगा सूत्रास, भगवत गीता रिफ्लेक्ट ह्यूमन एक्शंस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी. एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं वेदा, योगा सूत्र और भगवत गीता में कि अगर इंडिविजुअल का एक कर्म ये रहेगा तो उसका सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये आपको इनमें से देखने को मिलता है. इन इंडिया साइकोलॉजी सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी एज अ सब्जेक्ट और एज अ डिसिप्लिन इन डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी. तो फिलोसफी के डिपार्टमेंट में पहली बार साइकोलॉजी का नाम, बेसिकली साइकोलॉजी का एक ओरिजिन दिखा था, जो कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी में इंडिया के अंदर दिखा था इन 1960. जब इंडिया को बेसिकली इंडिया के अंदर साइकोलॉजी का एक खुद का एक डिपार्टमेंट आपको इंडिपेंडेंस के बाद देखने को मिलता है. जब शुरुआती साल थे, ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स, आपको ज़्यादा रेलिवेंस देखी जाएगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ज़्यादा जोर दिया जा रहा था एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर आपका जो मेन हिस्सा होता है वो है टू प्रमोट, एडवांस एंड स्प्रेड द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी. इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बनाई गई, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन तैयार करी गई 1924 में. इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी 1925 में तैयार करी गई. और इन लेट 40s में 1940s के अंदर आपको बेसिकली अप्लाइड साइकोलॉजी को कैसे इम्पोर्टेंस मिली, कैसे अप्लाइड साइकोलॉजी का भी यूज़ आया अपने इंडिया के अंदर, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. नेक्स्ट कम्स आर मॉडर्न साइकोलॉजी, कि मॉडर्न साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुई है जो आज आप पढ़ रहे हैं. ओके, तो उसका क्या बेसिकली हिस्ट्री रही है अपने टाइम पे. तो थ्योरीज ऑफ सेंसेशन परसेप्शन वर डेवलप्ड बाय इंडियन साइकोलॉजिस्ट. बहुत सारे थ्योरीज हैं सेंसेशन और परसेप्शन के ऊपर, वो आपके इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं. साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया स्टार्टेड लुकिंग फॉर इंडियन थ्योरीज ऑफ कॉग्निशन. एक टाइम आया जब मॉडर्न साइकोलॉजी डेवलप हो रही थी, तब इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम भी अपनी कॉग्निशन के बारे में इंडियन थ्योरीज भी दें. In 1958, Jadunath Sinha wrote book on cognition and later wrote on emotion. उन्होंने cognition और emotion के ऊपर बुक लिखी. वर्क्स कुछ काम किए गए, कुछ काम थे on ओरिएंटल साइकोलॉजी, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी, योगा साइकोलॉजी, जैन साइकोलॉजी, जिन्होंने बहुत ही एमिनेंट पार्ट बेसिकली हमारे मॉडर्न साइकोलॉजिकल लिटरेचर के अंदर एक बहुत ही ये इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है, और ये मोस्टली आपको इंडिया में देखने को मिलेगा. वेस्टर्न साइकोमेट्रिक टूल्स,
have been adapted and many Indian tools have been developed. आपको बाहर के बहुत सारे टूल्स देखने को, टेस्ट देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या किया गया है, उनको अडेप्ट किया गया, उनको एक्सेप्ट करके, उनको मॉडिफाई करके इंडियन पर्सपेक्टिव में यूज़ किया जाता है. अकॉर्डिंग टू कल्चरल कंटेंट, अगर आप कल्चरल तरीके से देखें तो लॉट्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्चेस आर गोइंग इन आवर कंट्री. इस टाइम पे बहुत सारे कल्चरल पर्सपेक्टिव पे बहुत सारे रिसर्चेस देखने को बेसिकली अगर टेक प्लेस हो रही हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉडर्न एंड इंडियन ट्रेडिशनल थिंग. सब फील्ड्स पढ़ ली इस पार्ट में, पार्ट 2 में इतना ही था. सो गाइज, इट्स द एंड ऑफ द वीडियो. सो डू लाइक टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, सो दैट मैं आपको कॉन्टीन्यूसली एक अच्छा सा कंटेंट हमेशा प्रोवाइड करती रहूँ. ऑल्सो आई फील मोटिवेटेड एंड द चैनल गेट्स spread to most of your students like you. Now comes, you can click here for more content. Thanks a lot guys. Do like, subscribe and share the channel, and thanks a lot. Stay tuned for more updates.